आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है अयोध्या में जारी सरगर्मी और मुल्क के माफ कीजिएगा, आज का मुद्दा है 4 साल बनाम 4 साल। दरअसल 4 नस्लों को लेकर के पीएम मोदी ने मुल्क की पिछली सरकारों पर निशाना साधा है और अपने 4 साल की लगातार उन्होंने ये बात कही कि वो अपने काम का हिसाब दे रहे हैं। 5 सूबों में इंतखाबी मौसम के बीच सियासी जमातों के दिग्गज भी मैदान में पसीना बहा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में पीएम मोदी, कांग्रेस सदर राहुल गांधी और बीजेपी सदर अमित शाह ने कई रैलियों को तो खिताब किया। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भी रैली को खिताब किया, जहां उन्होंने कांग्रेस की 4 पीढ़ियों की सरकारों को लेकर के निशाना साधा। पीएम ने कहा कि मैं तो हर रोज अपने 4 सालों का हिसाब देता हूं, लेकिन कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने अपनी सरकारों में कुछ भी नहीं किया। पीएम ने आज एक बार फिर से खुद को चाय वाला कहते हुए कांग्रेस पर निशाना लगाया। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने भी बीजेपी और पीएम मोदी को निशाने पर लिया, जहां राहुल ने नोटबंदी को मुल्क की सबसे बड़ी बदउनवानी करार दिया। खैर, सियासी मौसम में सूरमा मैदान में है और इनमें एक दूसरे पर हमले भी लगातार तेज होते जा रहे हैं। शह और मात के इस खेल में बाजी कौन मानेगा, बड़ा सवाल यही है। और सवाल यह भी कि क्या मुल्क की आवाम बीते 70 सालों को देख करके वोट करेगी या फिर मौजूदा सरकार के 5 सालों को देख करके वो वोट करने जाएगी। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। मौजूद पर बात करने के लिए जुड़ेगा हमारे साथ एक खास पैनल भी, लेकिन पहले देखिए आज की पूरी सरगर्मी पर एक खुसूसी रिपोर्ट। पांच रियासतों में असेंबली इंतखाबात को लेकर के सियासी सरगर्मी अब अपने उरूज पर है। इसके लिए सियासी जमातों के सूरमा भी अवामी रैलियों में पसीना बहा रही। पीएम मोदी ने जहां आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों सूबों में 3-3 रैलियां की, तो बीजेपी सदर अमित शाह ने भी आज मध्य प्रदेश में 3 रैलियों को खिताब किया। तो उधर कांग्रेस की तरफ से भी सदर राहुल गांधी मैदान में पसीना बहाते नजर आए और राहुल ने भी आज मध्य प्रदेश में 3 रैलियों को खिताब किया। रैलियों में आवाम से खिताब हो और सामने वाले पर हमला ना हो, यह कहां मुमकिन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में रैली को खिताब करते हुए कांग्रेस की 4 पीढ़ियों पर सवाल खड़े करते हुए अपने 4 सालों का हिसाब देते रहने की बात की। रैली के दौरान पीएम ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि वो तो हर रोज अपने 4 सालों का हिसाब देते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले अभी भी आंसू बहाते हैं कि चाय वाला मुल्क का पीएम कैसे बन गया। उन्होंने कहा कि जब तक लोग जमहूरियत को नहीं समझेंगे, तब तक चाय वाले के लिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल होता रहेगा। रैली में पीएम ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने 4 नस्लों तक आवाम के लिए कुछ भी काम नहीं किया। जब 4 पीढ़ी तक तुम बैठे थे, तुमने क्यों नहीं किया? 4 पीढ़ी तक तुम लोग बैठे थे, तुमने क्यों नहीं किया? ये तो जवाब बताओ। और मुझे ये बताओ, क्या कहीं पानी की पाइपलाइन आप लगा के गए थे क्या? आपके नाना नानी दादा दादी लगा के गए थे क्या? और रमन सिंह ने आकर के उखाड़ के फेंक दिया क्या उसको? ना, आप स्कूल बना के गए थे और रमन सिंह ने आकर के हथौड़ा लेकर के स्कूल को तोड़ दिया क्या? क्या आप अस्पताल बना के गए थे और रमन सिंह ने अस्पताल को गिरा दिया क्या? क्या झूठ फैला रहे हो? क्यों मूर्ख बना रहे हो देश को? उधर कांग्रेस सदर राहुल गांधी मध्य प्रदेश के सागर में देवारी असेंबली हलके पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार हर्ष यादव की हिमायत में इंतखाबी रैली को खिताब किया। राहुल ने कहा कि मुल्क और रियासत के सामने बहुत सारे मसाइल हैं। राहुल ने कांग्रेस के इक्तिदार में आने के 10 दिन के अंदर ही कर्ज माफ करने और नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया। नोटबंदी को लेकर के राहुल गांधी ने पीएम पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि नोटबंदी मुल्क की सबसे बड़ी बदउनवानी है। ये बात आने वाले वक्त में साबित हो जाएगी। राहुल ने कहा कि मोदी ने नोटबंदी की और किसानों, मजदूरों, माओ और बहनों को लाइन में खड़ा कर दिया, लेकिन हिंदुस्तान को लूटने वालों को किसी ने भी लाइन में खड़े नहीं देखा। राहुल गांधी ने कहा कि आजकल पीएम की तकरीर में बदउनवानी की बात नहीं होती। खुद को चौकीदार नहीं कहते, क्योंकि आवाम बोलेगी कि चौकीदार चोर है। नोटबंदी से बड़ा घोटाला इस देश की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। आने वाले समय में ये बात साबित हो जाएगी कि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के गरीब से गरीब लोगों के जेब में हाथ डालकर, उनका पैसा निकालकर हिंदुस्तान के 15-20 सबसे अमीर लोगों के जेब में डाला है।
कुल मिलाकर इंतखाबी मौसम में एक दूसरे पर हमले तेज होते जा रहे हैं। लेकिन आज पीएम ने कांग्रेस की 4 पीढ़ियों बनाम अपने 4 साल का जिक्र करके एक बार फिर से बीते गड्ढे भरने की ही बात दोहराई। लेकिन सवाल यह है कि 2019 के इंतखाबात में आवाम बीते 70 सालों पर वोट करेगी या फिर मौजूदा सरकार के 5 सालों पर। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सऊद मोहम्मद खालिद। तो वाकई कई तरह के सवाल हैं कि इस वक्त आखिर बाजी कौन मानेगा, बाजीगर कौन बनेगा, क्योंकि अपने अपने हिसाब से सियासी पार्टियों के जो सूरमा हैं, जो दिग्गज हैं, वो एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। और जैसे जैसे सियासी सरगर्मी बढ़ रही है या फिर कहें कि जैसे जैसे वोटिंग की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, सियासी तपिश जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। सूरमा पसीना बहा रहे हैं, लेकिन आखिर पसीने का जो बहाने के बाद उसका जो अज्र है वो किसको हासिल मिलेगा और किसके खाते में सीटें जाएंगी, कौन यहां पर जीत दर्ज करेगा, ये तमाम तरह के सवाल हैं। और इन सब के बीच इन सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। और आज के अहम मौजू के अहम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आज का हमारा खास पैनल। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के लीडर स्वदेश सिंह साहब, तो साथ ही हमारे साथ मध्य प्रदेश से भोपाल से जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन पंकज चतुर्वेदी जी। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर नदीम अहमद साहब। और अपने मेहमानों के पास जाए उससे पहले अपने नाज़रीन को बता दें कि हमारे साथ समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर रोली मिश्रा और माजिद निजामी सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी कुछ ही देर के अंदर जुड़ेंगे। उनसे भी हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले हम अपने मेहमानों से पुरखुलूस गुजारिश करना चाहते हैं कि वो पूछे गए सवालों का सीधा सटीक जवाब दें, ना कि मुद्दे पर इधर उधर की बात करें। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हमारे मेहमान ऐसा करते हैं और अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने की भी कोशिश की जाती यहां पर हमने देखी है। लेकिन हमारी अपने नाज़रीन के तय भी जिम्मेदारी है, इसलिए हम सीधी और सटीक बहस की कोशिश करेंगे। अगर हमने ये पाया कि हमारे मेहमान गोलमोल बात कर रहे हैं तो हम उन्हें भी रोकेंगे, उन्हें भी टोकेंगे। बहरहाल अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों को बता दें कि बहस के पहले हिस्से में आप सभी को 2-2 मिनट का वक्त मिलेगा और 2-2 मिनट के वक्त में आप अपनी बात रखिएगा। और बातचीत की शुरुआत स्वदेश सिंह साहब मैं आपसे करना चाह रहा हूं। 4 पीढ़ियों और 4 सालों का जिक्र किया पीएम मोदी ने, लेकिन सवाल यह है सीधा सा कि मुल्क की आवाम 2019 में जब इंतखाबात में वोटिंग डालने जाएगी या फिर अभी असेंबली इलेक्शन में वोटिंग डालने जाएगी, तो मौजूदा सरकार के कामकाज को देख करके जाएगी या पिछली सरकारों के? देखिए, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज जो अंबिकापुर में भाषण दिया, जैसा कि टॉपिक भी आपने रखा है कि 4 पीढ़ी बनाम 4 साल, उस भाषण में उन्होंने एक बात और कही कि छत्तीसगढ़ में पानी की पाइप की लाइनें क्यों नहीं आई। तो क्या उसे बीजेपी ने रोका, क्या उसे रमन सिंह जी ने रोका? तो तब उन्होंने बोला कि 4 पीढ़ी से वो रुका हुआ था, पिछले 70 साल से वो रुका हुआ था। अगर उसे लाने का काम किया है तो पिछले 15 साल में रमन सिंह जी की सरकार ने किया है। और जहां तक मई के चुनाव की बात है, उसका भी हिसाब किताब प्रधानमंत्री लगातार देते रहते हैं। प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन जो विरोधी पक्ष है वो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस के साथ दिखाई पड़ता है। प्रधानमंत्री जहां इसी छत्तीसगढ़ के बीजापुर से, ध्यान रखिएगा, बीजापुर से जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, एक मैसेज देने के लिए दिल्ली और मुंबई से नहीं, देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम शुरू करते हैं, जिसमें 10 करोड़ परिवारों को सीधे तौर से लाभ मिलेगा। और वहां पे हमें दिखाई पड़ता है कि कांग्रेसियों का हाथ हमें दिखाई पड़ता है कि नक्सलियों के साथ दिखाई पड़ता है, अर्बन नक्सल्स के साथ दिखाई पड़ता है, जो कि सीधे तौर पे आतंकी है, जिसे पुलिस ने, कोर्ट ने आतंकी माना है। तो एक तरफ वहां पे हाथ खून से सने हुए हैं, यहां पे हम स्वास्थ्य सुरक्षा की बात कर रहे हैं, यहां पे हम जीवन की बात कर रहे हैं, वो मौत की बात कर रहे हैं। तो हमें तय करना पड़ेगा कि नीति, निर्णय और नेतृत्व किसका बेहतर है। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो नीति बना रही है, जो नेतृत्व दे रही है, वो कांग्रेस से कहीं ज्यादा बेहतर है, कहीं कोई तुलना है नहीं। और हमें यह भी हिसाब करना पड़ेगा कि पिछली 4 पीढ़ियों में क्या हुआ और पिछले 4 सालों में क्या हुआ। चलिए ठीक है, आपने पूरे 2 मिनट से भी कम का वक्त लिया, लेकिन अपनी बात पूरी तरीके से रखने की कोशिश की। लेकिन पंकज चतुर्वेदी जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए, स्वदेश साहब सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हिसाब किताब जब लगाया जाएगा तो मौजूदा सरकार के साथ साथ पिछली सरकारों का भी हिसाब किताब लगेगा। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो दिग्विजय सिंह साहब की बातों का भी जिक्र होगा, और अगर राजस्थान जाएंगे तो अशोक गहलोत साहब को भी परखा जाएगा, और जब 2019 में जाएंगे तो पिछली कांग्रेस की सरकारों को भी परखा जाएगा। क्या कहेंगे आप?
देखिए सऊद, यदि बीजेपी को लगता है तो फिर 1956 से शुरू करें, जब पंडित रविशंकर शुक्ल जी पहले मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश के, और तब से लेकर आज तक मध्य प्रदेश की बात करें। बहुत हास्यास्पद है कि जिनके पास अपने विकास की उपलब्धियों के नाम पर शून्य, वो आज भी जनता के बीच में एक नंबर देकर बात कर रहे हैं कि हमको सुझाव दीजिए। यानी मध्य प्रदेश के स्तर पर तो सऊद भाई बीजेपी मान चुकी है कि वो हार चुकी है, इसलिए सुझाव मांग रही है, उसके बाद उपलब्धि के नाम पर शून्य है। यदि मैं प्रधानमंत्री जी का जिक्र करूं तो आज देश उनसे जानना चाहता है कि 2013-2014 के जो प्रधानमंत्री जी के भाषण थे, आज उनकी क्या स्थिति है। कौन सी महंगाई पर नियंत्रण देश में प्रधानमंत्री जी कर पाए। कांग्रेस के समय जो सिलेंडर 494 रुपए 500 रुपए का होता था, आज तो 1000 रुपए का सिलेंडर है। कच्चे तेल की एवरेज कीमत $49 प्रति बैरल है। सस्ता तेल है यूपीए की तुलना में $120-140 प्रति बैरल था, और उसके बाद पेट्रोल 90 रुपए लीटर, डीजल 80 रुपए लीटर। ये नोटबंदी के जो अभी मोदी जी ने कहा था, कौन सा कालाधन नोटबंदी से सामने आया, कौन सी फर्जी करेंसी रुक गई, आतंकवाद नक्सलवाद पर कौन सी लगाम लगी, मोदी जी उसका उत्तर दें। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात थी, कौन से 2 करोड़ रोजगार नरेंद्र मोदी जी दे पाए। देश में उद्योग धंधे निवेश लाने की बात थी, वो कौन से उद्योग धंधे निवेश मोदी जी ले पाए। निवेश के नाम पर दुनिया भर में घूमे, नतीजा सिफर। आपको सऊद भाई ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने की बात करी थी। आप बताएं, किसानों की आय दुगनी कभी आप कहते हैं 2020 में दुगनी करेंगे, जबकि यही सरकार सुप्रीम कोर्ट में 2014 में सरकार में आने के बाद 2015 में हलफनामा दे चुकी है। मोदी जी उत्तर दें कि राफेल की रेट क्यों नहीं बताते। क्या कारण है कि राफेल के मामले में मोदी जी ने एक उद्योगपति की कंपनी को भागीदार बनाया, खुद निर्णय लिया, जबकि कानून मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और एयरफोर्स की जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट कमेटी, उसने मना किया कि राफेल की प्राइस मत बढ़ाइए, जो बेंचमार्क प्राइस आपने बढ़ाई। आज लोग जानना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी के जो आपके वादे और दावे थे, उनकी क्या स्थिति। पर प्रधानमंत्री जी ना प्रतिपक्ष से संवाद करते हैं, ना मीडिया से संवाद करते हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात करते हैं। सऊद भाई, आज अवसर है जन की बात करने का, पर भारतीय जनता पार्टी की शैली है ही नहीं, ना ये जन की बात करते हैं, ना जन की बात सुनते हैं। ठीक है सर, मैं आपके पास आता हूं, और नदीम साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, इन सब के बीच कई तरह की जब बातें होती हैं तो फिर आवाम के ही मूड की बात होती है, और यह देखा जाता है कि आखिर आवाम किन चीजों को तरजीह देती है। लेकिन सियासत की भी यही एक तस्वीर है, या फिर यही एक ढर्रा है कि पुरानी सरकार की बात हो या फिर दूसरों की बात की जाए, अपने काम तो अच्छे गिनाए जाते हैं, लेकिन दूसरों के काम में ही खोटा कहीं ना कहीं पन नजर आता है, या फिर उनकी कमियां गिनाई जाती हैं, और इसके हिसाब से ही हमेशा काम होता रहा है। तो फिर इस बार अगर हम देख रहे हैं जिस तरीके के इल्जाम तराशी हो रही है, क्या कुछ नया है? जी नहीं, नया कुछ भी नहीं है। आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति भारतीय राजनीति का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर इल्जाम तराशी करती है और उसे गलत ठहराती है, और उसके कामों को ये कहती है कि ये बेहतर नहीं हुए, इससे बेहतर हो सकते थे। दूसरी बात, अवाम आजकल इतनी ज्यादा होशियार हो चुकी है और इतनी अक्लो फहम रखती है कि उसे अपना अच्छा और बुरा अच्छी तरीके से मालूम है। अवाम को जो बेहतर लगता है, जिस तरीके से वो बेहतर समझती है, उस पार्टी को वो इलेक्शन में जिताती है और अपने फायदे को सर्वोपरि रखती है। यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में एक लंबे वक्फे से या अरसा दराज से बीजेपी की लगातार गवर्नमेंट बन रही है, और मैं खुद भी इन दोनों स्टेट्स के अंदर पर्सनली विजिट करता हूं और मेरा अक्सर आना जाना रहता है। तो मैं ऐसा पाता हूं कि पिछले 7 या 8 सालों में डेवलपमेंट के बहुत अच्छे काम वहां पर हुए हैं, जो कि नजर भी आते हैं। व्यापम स्कैम को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा ये दोनों जो स्टेट है, इन्हें बीमारू स्टेट माना गया था, और यूनेस्को की तरफ से भी ये बताया गया था कि इन स्टेट के अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है। उधर डॉक्टर रमन सिंह और इधर शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने बेहतर काम किया है, लेकिन वहां पर अभी और भी ज्यादा गुंजाइश है बेहतरी की। और चूंकि कांग्रेस बहुत लंबे वक्त से वहां पर सत्ता से दूर रही है, तो इसलिए वो कम बैक करना चाहती है, और उसे ऐसा लगता है कि ये हिंदी बेल्ट के जो 2 राज्य हैं और सेंटर में है, तो इससे उसका कंट्रोल रहेगा अगर यहां पर इसकी गवर्नमेंट बन जाती है। लेकिन यहां पर हमें आवाम के हित को भी देखना चाहिए, समझना चाहिए कि आवाम का मिजाज क्या है और आवाम क्या चाहता है। इल्जाम तराशियों को छोड़कर हमें अपने लोगों के और अपने देश के विकास के बारे में सोचने समझने की जरूरत है। उसके लिए एक बेहतर लाहे अमल हमें तैयार करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। ये आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति या सत्ता में प्राप्तिकरण जो है, ये सारी चीजें सेकेंडरी होनी चाहिए, बल्कि पहले हमें इस बात पर गौर करना चाहिए किस तरीके से हमें अपने देश को और अपने आवाम को और अपनी ये जो रियासतें जहां पर इलेक्शन हो रहा है, वहां के आवाम को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाएं।
चलिए ठीक है, वाकई आवाम के मफाद का ही कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए, उसकी फिक्र होनी चाहिए। लेकिन स्वदेश साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि देखिए बात जो है इन सब के बीच, देखिए ये असेंबली इलेक्शन है, ठीक है, कुछ वक्त बाद जनरल इलेक्शंस हैं, लेकिन जब असेंबली इलेक्शंस में भी बातें नेशनल इश्यूज की होने लगती हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोई एक पार्टी कर रही है, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या मकामी सतह पर वो बातें उतनी ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं रह जाती कि उनका जिक्र करना जरूरी है, या फिर नेशनल लेवल पर ही एक पर्सपेक्टिव क्रिएट करने की कोशिश हो रही है और उसी हिसाब से रियासत का भी मूड सेट किया जा रहा है? नहीं, देखिए, अगर आप कोई बाई इलेक्शन भी हो रहा है देश में, अगर 2 विधानसभा का चुनाव भी होता है, एक लोकसभा का चुनाव भी होता है, उसमें पुरजोर पूरा विपक्ष साथ में लगता है, पूरा अपोजिशन लगता है और उसको पूरे अपोजिशन बनाम मोदी का इलेक्शन बना दिया जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि देखिए अगर ये हार गए तो मोदी की हार होगी। कोई पंचायत का चुनाव होता है, आज डूसू का कोई छोटा सा मामला आया, उस पर भी राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, उसको भी प्रधानमंत्री मोदी से जोड़ देते। तो यानी कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते सीधे तौर पे आक्षेप लगाने का, उनके ऊपर आरोप लगाने का। तो देखना यह पड़ेगा कि क्या उसमें सीधे नरेंद्र मोदी जी की क्या भूमिका होती। तो अगर आरोप सामने से लगेंगे, भी तो लगातार 70 सालों का जिक्र होता है, पिछले गड्ढों भरने की बातें होती है। हाँ, 70 सालों का जिक्र तो होगा ही, क्योंकि हम लोगों ने तय किया कि हम देश का निर्माण करने निकले। 70 साल में देश कहां से कहां पहुंचा। 5 सालों का भी आप जिक्र कर दिए, 75 कर दीजिए। पहले जब 40 मिनट की अगर उनकी स्पीच आप सुनिए, 50 मिनट की एक स्पीच होती है, उसमें वो पूरा हिसाब किताब देते हैं और एक दिन देते हैं, हर महीने देते हैं, हर कार्यक्रम में देते हैं, दिन में 3 बार देते हैं। अंबिकापुर में भी दिया, शाम को 6:30 बजे ग्वालियर में भी दिया है। इसीलिए जैसा कि उन्होंने कहा कि क्या नोटबंदी से क्या हुआ, तो उन्होंने भी पिछले भाषण में ही कहा कि जो आज योजनाओं पे पैसे, जो योजनाओं पे पैसे खर्चा हो रहे हैं वो पैसे कहां से आए। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद कम हुआ क्या, तो बिल्कुल आप गृह मंत्रालय का आंकड़ा दिखा सकते हैं कि कांग्रेस के समय में 120 जिले जिसको LWE लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के प्रभावित जिले माना गया था, आज वो 120 से वो जिले घट के 45 हुए हैं। मैं जवाब दे रहा हूं पंकज जी से। पंकज, देश में कहीं भी अटैक हुआ है क्या? पठानकोट का अटैक छोड़ दे तो पिछले 4.5 साल में देश की सीमाएं सुरक्षित। ठीक है, पंकज जी से इस पर जवाब ले रहा हूं। पंकज जी, देखिए नेशनल इश्यूज का ही जिक्र हो रहा है क्योंकि वो मुल्क की तामीर करने निकले हैं और हर बार हिसाब भी दे रहे हैं 5 साल का, इसलिए 70 साल को कोस रहे हैं। सऊद भाई, कितना आश्चर्य का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत झूठी पार्टी के रूप में काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बिलासपुर में भी कहा और अंबिकापुर में भी कहा कि नोटबंदी से बहुत पैसा आया और उस पैसे से कथित विकास हो रहा है। कथित शब्द का प्रयोग कर रहा हूं सर। वो जो नोटबंदी से पैसा आया सऊद भाई, क्या वो सरकार का पैसा था? वो पैसा मेरे और आपके जैसे आम इंसान का पैसा था जिस पर जबरिया सरकार ने नोटबंदी के नाम पर कब्जा कर लिया। ये झूठ किसको बता रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? क्या आम आदमी के पैसे से विकास होता है? वो तो मेरे और आपके खाते में पैसा जमा किया गया था, वो सरकार उससे कैसे विकास कर सकती है? किसको झूठ बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? और क्या नरेंद्र मोदी जी बात का उत्तर देते हैं कि देश में महंगाई कम क्यों नहीं हुई? क्यों रुपया 74 रुपए के पार है? क्यों सीबीआई वर्सेस सीबीआई है? और यदि देश की माली हालत सऊद भाई इतनी अच्छी होती तो आरबीआई के ऊपर डकैती डालने की कोशिश सरकार करती। 70 साल में कभी भी धारा 7 का उपयोग नहीं किया। नहीं, लेकिन पंकज जी देखिए, आज अगर सरकार डकैती डालना चाहती है या कौन सी हालत अच्छी है बताइए ना आप। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का 70 सालों का अगर जिक्र होता है तो फिर देखिए आज कुर्बा परवरी की बात होती है। ये बताया जा रहा है पीएम मोदी की तरफ से कि 133 साल पुरानी जो पार्टी है वो कैसे सिर्फ और सिर्फ गांधी नेहरू फैमिली के बीच 46 सालों से है, कैसे सिर्फ एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। देखिए सऊद जी, ये फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी के बौद्धिक दिवालियेपन का प्रमाण है। जैसा मैंने नोटबंदी के नोटों को लेकर आपसे कहा, आप सऊद भाई कहां बैठे हैं? अभी दिल्ली में संभवतः बैठे हैं, हमारे बाकी मित्र कहीं और से बैठे हैं। ये संचार क्रांति के 4.5 साल में नरेंद्र मोदी जी की वजह से आई। इसके जनक हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे। जिस मॉनिटर पर, जिस टीवी स्क्रीन की बात कर रहे हैं, उस टीवी स्क्रीन की शुरुआत हमारी नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने करी थी। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, क्रायोजेनिक इंजन, मंगल ग्रह पर जाना, अंतरिक्ष की उड़ान, इसरो के मिशन, ये किसने तैयार किया? 43 में सऊद भाई आप गवाह होंगे इस बात के, आपको इल्म होगा इस बात का कि देश में सुई भी नहीं बनती थी और आज हम दुनिया की सारी चीज बनाते हैं। हम दुनिया की सबसे कामयाब अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं जिसको सरकार डुबोने पर चली है। हम अनाज अमेरिका से बुलवा कर खाते थे, आज अनाज हम एक्सपोर्ट करते हैं। 4.5 साल में हुआ। देश भर में जो रेलवे का नेटवर्क है 4.5 साल में आया। देश भर में हवाई जहाज का जो नेटवर्क 4.5 साल में आया। मेट्रो रेल के इनकी परियोजना है। आप दो चीजों का उत्तर दीजिए। 70 सालों का जो गड्ढा है ये तो लगातार हुसुलियाबियां गिनवा रहे हैं गंगा और आप और हम यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं और मुल्क बुलेट ट्रेन कहाँ है? बुलेट ट्रेन आवाज पहुंच रही है, तो ये इन्हीं की देने ये कह रहे हैं। देखिए,
अगर आप बात करेंगे तो ये भी बात करनी पड़ेगी कि इस देश में 26% लोग आज भी मैं नहीं कह रहा, इतिहास बता रहा हूं। की रोटी उन्हें मिलती नहीं है। हमें ये भी बात करनी पड़ेगी कि जिस राज्य में भोपाल या इंदौर में बैठ के पंकज जी बात कर रहे हैं, उसे बीमारू राज्य गिना जाता था कि नहीं गिना जाता था आज के 15 साल पहले? आज के 20 साल पहले क्या छत्तीसगढ़ अस्तित्व में भी था क्या? 1947 से ही वो मांग चल रही थी छत्तीसगढ़ की। वहां के लोग चाहते थे कि उनकी संस्कृति विशेष है, वहां के ट्राइबल लोग चाहते थे, लेकिन वो राज्य किसने बनाया जहां से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया? वो बीमारू राज्य मध्य प्रदेश था। वो बीमारू राज्य से बाहर आया है कि नहीं आया है? वहां पे अगर किसान है, खेती है, वहां पे अगर आगे बढ़ी है तो कैसे बढ़ी है? इन सब चीजों पे भी हमें विचार करना पड़ेगा कि अगर आपको 10 साल वहां पे करने को मिला और उससे पहले भी लगातार आपका शासन रहा, तो मध्य प्रदेश में ऐसा क्या काम हुआ? 3 उपलब्धियां आप गिना दें मुझे मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं आप, वहां बैठे हुए बता दीजिए। सऊद भाई, मैं गिनाता हूं मध्य प्रदेश की बात करता हूं। फिर भारतीय जनता पार्टी को गलत जानकारी है। देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर कुल 36 राज्य मान लीजिए आप। मध्य प्रदेश विकास के पैमाने पर 33वें नंबर पर है। अब ये मोदी सरकार की रिपोर्ट आती है जिसमें देश के 29 राज्यों की बात की जाती है, उसमें मध्य प्रदेश गरीबी में 4थे स्थान पर है। मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 79,000 रुपीज, हिंदुस्तान की 1,30,000 रुपए। मध्य प्रदेश में कोई पिछले 15 साल की एक नई इंडस्ट्री बता दीजिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टैक्स लिए जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का खजाना खाली है। पेट्रोल यहाँ सबसे महंगा, गैस यहाँ सबसे महंगी, डीजल यहाँ सबसे महंगा, बिजली यहाँ सबसे महंगी। ये कौन सा सुचारू? मुझे नहीं पता कौन से बीमारू राज्य से आपने इसको निकाला? मध्य प्रदेश पर 2,25,000 की महंगाई का कर्जा, बाजार गए नहीं है, 2,25,000 करोड़ का कर्जा, 28% वैट लेते हैं पेट्रोल पर। ये ठीक है पंकज जी, मैं आऊंगा। और ठीक है, अगर आपको पंकज जी की बातों से आपको एतराज है तो आप ये तो मानेंगे ना कि कुपोषण के मामले में कम से कम मध्य प्रदेश का हाल बहुत ज्यादा बुरा है। रेप के मामले में नंबर 1 नजर आ जाता है। खवातीन के ऊपर जराइम जो होते हैं, इस मामले में मध्य प्रदेश का कोई स्थानी नहीं है। कि जो कानून बनाया है जिसमें कि उसके ऊपर सीधी कार्रवाई की जाएगी, उसका उदाहरण कहां से मिला? उसका आदर्श हमें मध्य प्रदेश से मिला। और वहां पे मंदसौर के जो रेप की घटना, जिसके शायद आप ध्यान में रख के जिसकी वजह से उसे रेप की बात कह रहे होंगे। नहीं, एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात कर लीजिए सर। खवातीन के साथ रेप में नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश। 2 महीने, इसीलिए सरकार ने गजाई किल्लत यानी कुपोषण के मामले में नंबर 1 पर है। उसमें कार्रवाई हुई। आज की तारीख में 2012 में जो दिल्ली में हुआ, उस पर भी कहते हैं हमें ठीक से नहीं मिलता। ठीक है, आपने काम भी किया, अच्छी बात है। आपकी गवर्नमेंट एक्शन लेती है, ये भी अच्छी बात है, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा। लेकिन कम से कम जो आदादोशुमार सामने आते हैं, जो तस्वीर पूरे प्रदेश की, पूरे सूबे की नजर आती है, उससे भी तो नजरअंदाज नहीं उसको किया जा सकता, आंख नहीं मूंद सकते। 4 पीढ़ियां वर्सेस 4 साल की बात हो रही है, क्योंकि इलेक्शन असेंबली के हो रहे हैं, लेकिन बात दरअसल वो पूरी तरह से कौमी सतह की हो रही है और 70 सालों का हिसाब किताब देने की बात की जा रही है। और यह भी बात कही जा रही है कि 4 साल का हिसाब तो रोज दिया जा रहा है। इसी पर हम बातचीत करें, हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है और हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान और जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन डॉक्टर रोली मिश्रा जी भी जुड़ चुकी हैं, तो सीनियर जर्नलिस्ट माजिद निजामी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का भी बहुत इस्तकबाल। और जैसा कि हमारे शो का फॉर्मेट है कि हम अपने सभी मेहमानों को 2-2 मिनट का वक्त देते हैं। किसी परेशानी, किसी दिक्कत की वजह से आप दोनों मेहमान हमारे साथ बाद में जुड़े हैं, इसलिए मैं आप दोनों के पास आऊंगा, बारी बारी से 2-2 मिनट आपका रिएक्शन लूंगा। और डॉक्टर रोली जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि ये जो पूरी तरह से सियासी फिजा है और तमाम जो सूरमा मैदान में हैं अपना पसीना बहा रहे हैं, लेकिन देखिए बात यही हो रही कि 4 साल वर्सेस 4 पीढ़ियां, लेकिन मुल्क की आवाम क्या देख करके, किस बुनियाद पर वोट डालेगी? मैंने सबसे पहले यही सवाल पूछा था कि क्या वाकई 70 साल या पुरानी बातों को देखा जाएगा या मौजूदा सरकार के इक्तदार को देखा जाएगा? चाहे रियासत में भी क्या मौजूदा सरकार देखी जाएंगी या फिर पिछली सरकारें? वोट किस बुनियाद पर? सऊद साहब, एक पंक्ति याद आ रही है, एक तो पीढ़ी हो गई बूढ़ी, झुके दूसरी के कंधे, लिए कटोरा फिरे तीसरी, मांगे भीख बाजार में, लगता है इंसान मर गया दिल्ली के दरबार में। दिल्ली का जो ये दरबार है वो ऐसा दरबार है, हालांकि मैं भी खुद एक राजनीतिक पार्टी से आती हूँ जहां पर इंसान कहीं मर जाता है, और उसका उदाहरण आपको देखने को आज छत्तीसगढ़ में भी मिलेगा और उसका उदाहरण आज आपको देखने को मध्य प्रदेश में भी मिलेगा। जिस तरह से आप बात कर रहे थे महिलाओं की, किस प्रकार से महिला अपराध के मामले में नंबर 1 पर मध्य प्रदेश है, जहां पर पिछले 15 वर्षों से एक ही व्यक्ति की सरकार हो, एक ही व्यक्ति की सरकार हो, एक ही पार्टी की सरकार, उसके बाद विकास नहीं कर पाए। कितना बड़ा व्यापम घोटाला आज मध्य प्रदेश में होता है। किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले मध्य प्रदेश में आज किसानों के ऊपर छाती पर गोलियां चलाई जाती हैं। वही आप आज हाल ले लीजिए जो छत्तीसगढ़ का हाल है कि किस प्रकार से नक्सलवादी हमले हो रहे हैं और
केंद्र में भी और राज्य में भी सरकार होने के बाद किसी भी प्रकार से नक्सलवाद को नहीं रोका जा रहा है। नक्सलवाद को रोज आप देखिए दिन प्रतिदिन पनपता जा रहा है। तो इस प्रकार की अगर आप बात देखेंगे, राजस्थान में तो कहीं भारतीय जनता पार्टी नजर ही नहीं आ रही। बड़ा आश्चर्यचकित होती हूं और जब प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण सुनती हूं कि 2014 में जब वो चाय वाले की भाइयों और बहनों, मित्रों, मैं एक चाय वाला हूं, और आज दोबारा फिर से वो वही उसी स्थिति पर आकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि आज ना उनके पास विकास की कोई बात है, ना उनके पास किसान की कोई बात है। आज जब बेरोजगार त्राहिमाम कर रहा है, आज जब जनता परेशान है, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, खाने की वस्तुएं महंगी हो चुकी हैं, महंगाई की मार से औरतें अपने घर में लाचार होकर के बैठी हैं, आज जब हमारे देश का युवा सड़क पर है और आज जब हमारे यहाँ की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मोदी सरकार फेल है। और वो इस चीज का कहीं भी आप कह रहे ढीकरा कांग्रेस के ऊपर नहीं फोड़ सकते। चलिए, यानी कि अपने काम गिनाने के लिए नहीं है, इसलिए आप कहीं ना कहीं ध्यान भटका करके दूसरी तरह से वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर जवाब लूंगा, लेकिन माजिद निजामी साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि जिस तरह का माहौल है, हम एक तरफ ये भी देख रहे हैं कि रियासती इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन बात कौमी सतह की होती है और फिर एक दूसरे पर ही इल्जाम तराशी हो रही है। लेकिन क्या वाकई मुल्क की आवाम सब कुछ समझ नहीं रही है? जी सही कहा साहब आपने कि रियासती इलेक्शन हो रहे हैं, रियासती इंतखाबात हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, क्योंकि लड़ाई जो है राहुल गांधी बनाम मोदी जी चल रही है। जहां भी जाते हैं वहां लड़ाई राहुल गांधी बनाम मोदी जी लड़ाई होती है। स्टेट की पॉलिटिक्स या स्टेट की लीडरशिप में तो लड़ाई नहीं हो रही है, तो इसलिए ये तो इशू होना तय है बिल्कुल। और मोदी जी ने पहले ऐसा कम ही होता था, लेकिन मोदी जी ने ट्रेंड चेंज कर दिया है। मोदी जी ने बताया है लोगों को, मतलब अपनी पार्टी के नेताओं को, कि ऐसा है, अभी तक मैं ही चेहरा बना हुआ हूं, हम हैं, बाकी सब पानी बाकी। हाँ, तो वो तो मैसेज देते हैं वो हर जगह जाकर। ये पार्टी के इंटरनल मैटर है, तो हमें बोलने का कोई हक नहीं है। ये तो पार्टी को तय करना चाहिए कि भाई, या स्टेट की लीडरशिप को कि भाई मोदी जी क्यों हर जगह रहे, क्या हम स्टेट के लीडर भी नहीं रह गए हैं? तो ये तो उनको तय करना होगा। लेकिन एक चूंकि अहम मुद्दा चल रहा है कि वो हिसाब मांग रहे हैं 4 पीढ़ी का, तो ये अच्छी बात है। ये हमारे जो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ पर हर एक हिसाब मांग सकता है किसी से भी। उन्होंने मांगा, अच्छी बात है। लेकिन भाई एक बात तो बताइए, आप इस वक्त 4 साल से सत्ता में का मजा ले रहे हैं, 4.5 साल से 5 साल होने जा रहे हैं, तो उनसे तो आवाम हिसाब ले लेगी, जनता हिसाब ले लेगी। तो आप अपना फिलहाल आप तो हिसाब दीजिए। पहले तो आप ले ही रहे थे कांग्रेस से हिसाब, जब वो सत्ता में थे। उनका हिसाब 2014 में हिसाब देख लिया आपने, उनसे लेके ही तो आप आए हैं ना सत्ता में। जनता ने कहा कि भाई अब आप हिसाब देना, अब आपको उनसे बेहतर हमने समझाया, आपको दिया है। लेकिन आपने क्या दिया? आपने तो वो सब जो कुछ दिया है वो सबको पता है। इवन सबसे बड़ी बात, महंगाई की बात सभी कर रहे हैं, सभी पार्टी, और सबको समझ में भी आ रहा है। जबकि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो रेट का फ्लक्चुएशन था, वो यूपीए के टाइम और आज के टाइम में बड़ा फर्क रहा इन 4 सालों में। इसको तो महंगाई बहुत कम हो जानी चाहिए थी उस दर के हिसाब से। तो वो जो इन्फ्लेशन था उस टाइम का, उसको कंट्रोल किया था मनमोहन सिंह साहब ने। और मैं ये बताना चाह रहा हूं साहब कि देखिए, जो बड़ी संस्थाएं हमारे हिंदुस्तान की हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, मतलब एक वो है, और सीबीआई है, और ये जो चीज है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इन संस्थाओं का जो झगड़ा आपसी आपने एक जग उजागर किया है, ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए निहायत खतरनाक बात है। स्वदेश जी, मैं आपसे इस पर जवाब का हिसाब जरूर देना चाहिए। मुझे नहीं पता कहां के आंकड़े बताए जा रहे हैं। देखिए, 2012 में एक फिल्म आई थी पिपली लाइव, उसमें एक गाना था कि महंगाई डायन खाए जाते, सखी सैया खूबे कमाते। आपको मैं बताऊं उस समय इन्फ्लेशन रेट क्या थी? उस समय इन्फ्लेशन रेट 10% के पार थी। आज की तारीख में इन्फ्लेशन रेट 3.5 से 4.5 के बीच में रहा करती है। आप आटा, दाल, चावल, टमाटर, आलू, प्याज, जिस चीज का चाहें बाजार में जाके दाम पता कर लीजिए। अगर आप सच में उसे अगर अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि क्या चीजें महंगी हुई है, तो आपको ध्यान में आएगा कि जो रोजमर्रा के आम आदमी के सामान है, उसमें से कोई भी चीज आपको महंगी दिखाई पड़ेगी नहीं। तो इसलिए तो आप बताइए मुझे किस चीज की महंगाई है? आलू है, प्याज है, टमाटर है, पेट्रोल के दाम बढ़ते थे, डीजल के दाम बढ़ते थे, तो रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ते थे। झूठ बोल रहे हैं, बताइए ना, बाजार निजाम चेंज कर दिया आपने। देखिए, जब बीच में काला बाजारी हटेंगे तो आज 4% झूठ बोल रहे हैं, झूठी बात कर रहे हैं। 10% पार कर गई है। ठीक है, इनकार करेंगे? देखिए, महंगाई की दर 4% है। निजामी साहब, आता हूं मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। पंकज चतुर्वेदी जी, पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे तो बाकी चीजों के दाम बढ़ते थे। पंकज जी ये कह रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, सिस्टम चेंज कर दिया है। ऐसा है क्या पंकज जी? सऊद जी, हद है झूठ बोलने की।
चलिए अब बताइए कौन सी चीज का दाम महंगा है? हद है झूठ बोलने की। अरे सब बाजार में मौजूद है, आप महंगाई परिवहन पर निर्भर होती है। 90 रुपए का पेट्रोल, 80 रुपए का डीजल, ये झूठे बात पेश कर रहे हैं। चलिए आवाम से, चलिए जनता से चल के पूछिए, जवाब क्यों नहीं देते? सरकार ने माना है कि तेल के दामों को लेकर संवेदनशील और केंद्र सरकार ने 2.5 रुपए उसमें कम भी किए। और उसके बाद मैं आपको याद है पेट्रोल और डीजल की दाम की बात है, राज्य सरकार एक बार सैनिक अगर हमारे मरे तो घुस के मारा था, जिसे सर्जिकल स्ट्राइक हम कहते हैं। पठानकोट की घटना छोड़ दीजिए तो पूरे देश में कहां सैनिक, पूरे देश में कहां अटैक हुआ है? 26/11 हुआ था, जिस तरह देश के अलग अलग हिस्सों में अटैक हो रहे थे 2004 से 14 के बीच में, एक अटैक मुझे अगर बताइए पठानकोट के अलावा हुआ। एक बार अगर हमारे अटैक हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक करके घुस के मारा था और कहा था कि अगर गोली चले तो गोला चलाना। ये हमारे गृहमंत्री ने साफ साफ हिदायत दे रखी। पहले दिल्ली तक बातें आके तय होती थी। जी और पंकज जी, मैं तीनों के पास आ रहा हूं। नदीम साहब देखिए, बात यही है ना कि जब भी कभी देखिए असेंबली इंतखाबात के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां के जो मसाइल हैं उन पर बात हो, लेकिन यहां पर भी बात नेशनल इश्यूज की ही ज्यादा हो रही है। यानी कि एक तरह से परसेप्शन ही क्रिएट किया जा रहा है, उसी परसेप्शन पे क्या वोट डाला जाएगा? क्या वोटिंग करने का भी एक तरीके से जो तरीका था वो चेंज हो रहा है? जी हाँ सर, पिछले 4-4.5 साल में कुछ इस तरह की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं कि हिंदुस्तान की जो मौजूदा सियासत है उसके अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, एक तबद्दुल आया है। अब हम जो हमारे इलाकाई मसाइल होते हैं, इलाकाई मुद्दे होते हैं, उसे दरकिनार करते हुए दो बड़े लीडरान के दरमियान आरोप और प्रत्यारोप की बातें होती हैं और एक अच्छी खासी डिबेट होती है और उसके नतीजे में उन सारे मुद्दों को दबाया जाता है, छुपा लिया जाता है जो कि मकामी होते हैं। ये एक नई तरह का चलन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ 4-5 सालों से हमारे सामने आ रहा है। ये एक बेहतर चलन नहीं कहा जा सकता। देखिए, यहां हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम किस तरीके से आवाम की फलाह और बहबूद के लिए काम करें, किस तरीके से हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हम सिर्फ ये महंगाई की बातें कर रहे हैं, हम ये जीडीपी की बातें कर रहे हैं, इन्हें सुलझाने की बातें क्यों नहीं करते? हम ऐसी तजावीज हमें देनी चाहिए। ये मुल्क हमारा है और हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं और हमें यहीं रहना है। और हम ये इस तरह की अगर सियासत कर रहे हैं आपस में और एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां कर रहे हैं, लेकिन उन मसाइल का देखिए, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, ये भी सही है ना कि 15 साल पहले एक बीमारू सूबे के तौर पर मध्य प्रदेश को जाना जाता था, छत्तीसगढ़ को भी बीमारू सूबा कहा जाता था, लेकिन आज कम से कम तस्वीर बदल गई है। ठीक है, कुपोषण की बात हो जाए या फिर तमाम कुछ आदत शुमार ऐसे नजर आते हैं जिन पर बात होनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि शायद 15 साल में कुछ नहीं हुआ। क्या कहेंगे? देखिए सऊद भाई, मुझे मालूम है कि आपको मध्य प्रदेश के बारे में बहुत इल्म है और हम लोग कई बार मध्य प्रदेश को लेकर दूसरे चैनल पर बातचीत कर चुके हैं जी। और मेरा बड़ा विनयपूर्वक आपसे निवेदन है, मुझे बड़ी खुशी है कि एक बार फिर से आपसे बात करने का मौका मिला। मध्य प्रदेश में आज बेरोजगारी पर टॉप पर, कुपोषण में टॉप पर। जी, मुझे भी बेहद खुशी है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश कुपोषण में टॉप पर, शिशु मृत्यु दर में टॉप पर, मातृ मृत्यु दर में टॉप पर, शिक्षा का स्तर यहां बदतर, स्कूल कॉलेज की हालत बेहाल। मुझे तो मुख्यमंत्री जी 2-3 बातों का सवाल दे दें कि 15 साल में मध्य प्रदेश में एक कौन सी बड़ी इंडस्ट्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लेकर आए, उसका नाम बता, जिसने 1000 लोगों को भी रोजगार दिया हो। मध्य प्रदेश के कोई ऐसे एक बड़े स्कूल का नाम बता दें जिसको लेकर सऊद भाई मेरा दिल्ली से मुझे फोन करे कि पंकज जी आपके यहाँ बहुत अच्छा स्कूल है, मुझे अपने बच्चे का एडमिशन वहां कराना है। ऐसा कोई स्कूल मध्य प्रदेश में नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है। अस्पताल आप जाए, सरकारी अस्पताल खुद बीमार है, जहां डॉक्टर है वहां दवा नहीं, जहां दवा है वहां डॉक्टर नहीं। किसानों की आत्महत्या इस मध्य प्रदेश में शीर्ष पर है, महिला अपराध बलात्कार में शीर्ष पर है। यह जरूर हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने पीपीपी मोड पर काम किया, प्रचार प्रसार और पाखंड, और उसके लिए उन्होंने आम जनता का पैसा खर्च किया। इसलिए आज पंकज जी आपने कमियां गिनाई और मैं जरा स्वदेश जी से ये देखने की कोशिश करता हूं कि वो कुछ अच्छी बातें गिना दे, समृद्धि है कि क्या बेहतर हुआ इन 15 सालों में। जरा दोनों पर्सपेक्टिव आ जाए। बहुत छोटी सी बात कर रहा हूं, 2,50,000 करोड़ का खर्चा पर, इस मध्य प्रदेश का खजाना खाली, सबसे ज्यादा टैक्स लेते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है,
भाई वो कहते हैं ना कि उधार लेकर के घी पी रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात कही जाती है मध्य प्रदेश के बारे में। जी स्वदेश जी, मैं फिर से वही करूंगा कि ये जो स्रोत है कि सबसे ज्यादा टैक्स लेते, लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं दिल्ली तक चर्चा है, उसे केंद्र सरकार में, और दिल्ली की जो हमारी सरकार नहीं थी, वो दिल्ली में दूसरी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने वो योजना चालू की। उसमें 5 साल की बच्ची से लेकर 21 साल तक जब तक वो हो जाती है उसको तब तक मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पूछिए फिर आप बात पे कीजिए। ठीक है स्वदेश जी, आप अपनी उसूल गिनवा दीजिए। चलिए ठीक है, पंकज जी आपने नेगेटिव पॉइंट्स गिनाए थे सारे सरकार के, जरा पॉजिटिव पॉइंट्स गिनाने की कोशिश करते हैं कि क्या गिना पाते हैं। एग्रीकल्चर की जहां तक खेती की बात है तो खेती की कृषि कर्मण ने जो केंद्र सरकार का पुरस्कार 4 साल पहले वो वहां पे भाजपा की सरकार नहीं थी, उन्हें 4 बार अवार्ड मिले थे। एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट सरकार में मिले, यहाँ तो आप कह सकते हैं ना कि भाई भाजपा की सरकार है, भाजपा के लिए उससे पहले भी मिले, कांग्रेस की सरकार ने दिए कि नहीं दिए, आप अपनी सरकार को सही मानेंगे कि नहीं मानेंगे। एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट कितनी थी, वहां पे वीट प्रोडक्शन आज की तारीख में हरियाणा के बाद नंबर 2 पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहां पे आज 18% से ज्यादा एग्रीकल्चर। अगर किसी देश का बॉटम अप पिरामिड पे जहां किसान रहता है, मजदूर रहता है, गरीब रहता है, अगर वो किसान के लिए बेहतरी के लिए काम हुआ है कि नहीं हुआ है, अब आप कहेंगे कि किसान, मुझे कोई ऐसा किसान दिखा दीजिए। किसान के सीने पर गोली क्यों दागी, किसान क्यों आंदोलन कर रहा है, किसान आत्महत्या 18% है मैडम, आप एक बार फिर से अपना डेटा चेक कीजिए, और 1 साल के लिए नहीं है, कई वर्षों से है। और इसीलिए कांग्रेस जी भी सवाल पूछ रहा है कि मंदसौर में जो किसान थे वो तहरीक पर क्यों उतरे और उनके सीने पर गोलियां क्यों चलाई गई? क्योंकि कांग्रेस ने उसे प्लान किया था, उसके बहुत सारे वीडियो है आज की तारीख में सोशल मीडिया के जमाने में, वहां पता चला कि जिसको चिन्हित कर रहे हैं बिल्कुल कोई कारकुनान दिखेगा तो आप गोली चला देंगे उसके सीने पर। वहां पे जिस तरह कोई कांग्रेस का कारकुन दिखेगा आपको, आपकी नजर में अगर कांग्रेस का वो कारकुन था तो आप सीने पर गोली चला देंगे क्या उसके? कानून व्यवस्था की दिक्कत जानबूझ के पैदा की गई थी। सर मैंने दूसरा सवाल पूछा था स्वदेश जी, मैंने सवाल पूछा था कि मध्य प्रदेश में मंदसौर में आखिर किसान सड़क पर क्यों उतरे, आपको गोली क्यों चलानी पड़ी? आपने जवाब सीधा दिया कि कांग्रेस की कॉन्स्पिरेसी थी, कांग्रेस की कॉन्स्पिरेसी थी, वो कांग्रेस के कारकुनान थे, तो इसलिए आपने गोली चला दी, क्योंकि कांग्रेस ही वहां पर आपको दिखा रही है। वहां पर अगर सामने कांग्रेसी दिखेगा आप गोली चला देंगे? कांग्रेस गोली नहीं चलाई गई थी। वहां पे जिस तरह कानून व्यवस्था की स्थिति अगर पैदा की गई थी, वहां पे आंसू गैस के गोले पहले छोड़े गए, उनको रोकने का पूरा प्रयास किया गया, उनमें हथियारबंद लोग शामिल थे। स्थिति कहीं से नहीं पहुंच सकती। रोली जी ठीक है, मैं आ रहा हूं सतीश जी, रोली जी ठीक है, मैं आ रहा हूं रोली जी, मैं आपसे एक बात मैं आ रहा हूं पंकज जी, आ रहा हूं। रोली जी मेरा एक सवाल भी ले लीजिए, रोली जी ठीक है, तमाम बातें हैं, आप मौजूदा सरकार को तो घेर रही हैं, लेकिन जब आप ग्रैंड अलायंस की बात करती हैं तो मध्य प्रदेश में साथ नजर नहीं आते आप लोग। अखिलेश जी कहीं और जा रहे हैं और कांग्रेस कहीं और जा रही है, वहां पर भी तो अपना साथ दिखाइए। आप यहां पर अगर बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश कर रही हैं या फिर उस सरकार की खामियां निकाल रही हैं, सीधे तौर पर फायदा आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी को मिल जाएगा या वहां पर कांग्रेस को मिलेगा? 2019 का चुनाव जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगा, ये आप लिख लीजिए। और जो भी जनता के प्रतिनिधित्व है, चाहे वो हम है, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी, चाहे कांग्रेस है, सब एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज भारतीय वहां पर एकजुट होते ना, दिखा देते ना, आपको दिखा देना चाहिए था कि एग्जाम्पल सेट कर लेते। वहां पर तो आपको अपनी इतनी शर्मनाक बात इन्होंने यहाँ एम्बिशन दिखने लगती है। माफी मांगे जब इन्होंने कहा जो किसान है उनकी रैली प्रायोजित है, यानी आज आप देश के किसान को टोक रहे हैं, आज आप देश के किसान को गंदा बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। बात कही, मैं मंदसौर की बात कर रहा था, मध्य प्रदेश की बात कर रहा था कि वहां पे किस तरह का पाया गया, वहां पे वीडियो सामने आया कि किस तरह कमलनाथ जी और वहां पे कांग्रेस के नेता उनके साथ मिले हुए थे। आपने परसों रात में देखा कि अगर आप बहुत पुराना नहीं जाना चाहते तो आप परसों कमलनाथ जी का वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे वो हिंदू और मुसलमान को अलग अलग बात कर रहे थे। परसों के वीडियो को तो सच मानेंगे आप? 2 अक्टूबर को मैं आपके चैनल पर बैठी हुई थी, परसों के कमलनाथ जी के वीडियो को तो सच मानेंगे ना? हजारों किस तरह से वो मुसलमानों से क्या बात कर रहे थे? ये कौन सी राजनीति है? ये कौन सी शिक्षा परस्ती की राजनीति है? एक तरफ आप मंदिर जा रही हैं, एक तरफ जनेऊ पहन रहे हैं, एक तरफ जोतराज जी जैसा कर रहे हैं, और कमलनाथ जी परसों का वीडियो क्या कह रहा है? आप कह रहे हैं कि कौन सा वीडियो था? सोशल मीडिया में साफ साफ आया था, परसों कमलनाथ जी क्या कर रहे थे? आप लोगों के पास दिखाने के लिए कोई काम नहीं है। तो आप लोग साथ में मिलकर चुनाव लड़ लेते। नाम बदलिए, सिर्फ नाम बदलिए, और आपके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ नाम बदलने का काम है। अखिलेश जी को नहीं लगता कि आप जीत सकते हैं, क्योंकि मायावती जी को नहीं लगता कि आप चुनाव जीत सकते हैं। राजस्थान से शुरू कीजिए, आफ्टर 8 PM देयर इज नो सीएम। ये बहुत ही व्यक्तिगत आरोप है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको यहाँ पे रोका जाए। आप छत्तीसगढ़ में लेकिन क्या बात छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में पता कर लीजिए, वीडियो पे तो बात करनी पूरी व्यवस्था ध्वस्त है। अखिलेश जी ने वहां गठबंधन क्यों नहीं किया? सत्यव्रत चतुर्वेदी जी कांग्रेस के नेता है, वो क्यों दूसरी पार्टी से लड़ रहे हैं? उनके बेटे नक्सलवादियों को फीड कर रहे हो, नक्सलवादियों के साथ कौन है? आप लोग फीड कर रहे हो, नक्सलवादियों के साथ कौन है? देश की जनता जानती है। जेएनयू में जो घटना है उसके ठीक अगले दिन कौन गया? जेएनयू में अगले दिन कौन गया? जब आपके पास जो देश के टुकड़े होने के नारे लगे तो अगले दिन जब पुलिस को चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूँ आप तीनों के पास आऊंगा, आप तीनों के पास आऊंगा, आप तीनों के पास आता हूँ मैं। नदीम साहब, मैं एक बात आपसे समझना चाह रहा हूँ, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। नदीम साहब आपसे और निजामी साहब आपसे मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ, ठीक है? अगर हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की बार बार बात हो रही है खासतौर पर, तो मध्य प्रदेश में तो हम ये देख रहे हैं कि वहां पर आदिवासियों की पार्टी है जयस, वो भी इंतखाबी मैदान में है। सपाक्स जो है वो भी कहीं ना कहीं तमाम बड़ी पार्टियों का खेल बिगाड़ने के लिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तो पहले से ही है। इन पार्टियों का क्या कोई वजूद नहीं रहेगा? कम से कम अगर यहां से बहुत ज्यादा तादाद में जीत करके कैंडिडेट्स नहीं आते तो कम से कम इन पार्टियों का तो खेल बिगड़ेगा ही। जी हाँ, पार्टियां तो खेल बिगाड़ेंगे अभी सर, लेकिन मेन खेल किसका बिगड़ेगा? सपाक्स से, जयस से? मुझे ऐसा लगता है कि ये पार्टियां कुछ ज्यादा खेल तो नहीं बिगाड़ पाएंगी। अच्छा। लेकिन हमें दूसरी जानिब देखने की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले अप्रैल के महीने में एक बहुत ही अजीब सी घटना हुई, एक बहुत अजीब सा वाकया और हादसा हुआ। ये खासतौर पर बुंदेलखंड वाली बेल्ट पर हमने देखा, वो एससीज के साथ जो है वो गोलीबारी हुई और उस किस तरीके से उन्होंने जलसे और जुलूस को निकाला और उसके बाद उसे बेरहमी से दबाया गया और उसमें वो अवाम ने ही उसे उसका जवाब दिया जिस तरीके से नहीं देना चाहिए था। यानी अगले लोगों ने पिछले लोगों के साथ कुछ इस तरीके की चीजें की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां का जो ये बड़ा इशू है वैसे मध्य प्रदेश में, जी वहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पिछड़ी जातियां हैं या वो जो एसटी कम्युनिटी है उसका जो हित है उसको दरकिनार किया जाता है, उस पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है या उसे गौर फिक्र नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से वो अपना डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे। देखिए ये बातें बार बार नजर आती है मध्य प्रदेश में। तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर कोई SC ST तबके का शख्स जो है वो घोड़ी पर चढ़ करके अपनी बारात नहीं जा पाता, जाता है कुएं में जहर डाल दिया जाता है या सर पर चप्पल रख करके ये जो समाजी नाबराबरी 15 साल में अगर आप भी नहीं बदल पाए तो फिर क्या समाजी नाबराबरी कैसे खत्म होगी? भारतीय समाज में ऐसी घटनाएं होती है और सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं होती, क्योंकि मैं आपको बात में लेकिन एक बहुत बड़ा इशू है, ये क्योंकि बहुत बड़ा इशू है, बाकी जगहों पर भी है लेकिन जगह होता है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि योगी सरकार ने एक कासगंज में एक शादी कराई, 350 पुलिस वाले लगाए। मध्य प्रदेश की बात करें, आप जयस पार्टी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने ये तथाकथित व्यापम घोटाला उजागर किया, आनंद राय जी, वो कांग्रेस से लड़ना चाहते थे, उनको जयस से लड़ना पड़ रहा, तो जो कांग्रेस के सत्यव्रत चतुर्वेदी जी के बेटे थे वो जाके दूसरी पार्टी से जाकर लड़ना चाहते थे। जहां तक SC ST एक्ट की बात है, बिल्कुल सही सवाल आपने उठाया। 2015 को जो संशोधन विधेयक था उसको फिर से 2018 में किया गया और उसमें बहुत सारी ऐसे, जैसे कि आपने जैसे जब मारी दिया जाएगा सब क्या होगा, लेकिन बाल काटने की बात है, शादी में गोली चढ़ाई, इसको भी हमने उस एक्ट में शामिल किया है। ऐसी 12 घटनाएं हैं समाज में शर्मिंदगी वाली है, समाज के युवा के साथ ऐसी होती है। नदीम साहब आ रहा हूं, SC ST पंकज जी उसके बाद रोल शामिल करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पंकज जी मैं सवाल सुन नहीं पाया, सऊद भाई सवाल दोहराएंगे क्या? ये जो तमाम बातें कह रहे हैं SC ST तबके के लिए कितने तहफ्फुज की कोशिश की गई है, SC ST एक्ट में तमाम बातों को भी शामिल किया गया है और SC ST का जो मामला है, जो पिछड़ी जो जातें हैं उनके साथ जो तशद्दुद की बातें आती हैं, जो इस तरह से उनके साथ जाति की बातें आती हैं, उनको जो है कम किया है, कितनी सच्चाई? देखिए, मुझे लगता है कि इससे बड़ा झूठ कुछ और नहीं हो सकता। हम सब जानते हैं सऊद भाई कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह जिले सीहोर में दलितों ने, हमारे दलित भाई बहनों ने सामूहिक इच्छा मृत्यु की मांग करी थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में एक दलित बालक का हाथ इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि उसने कुएं से पानी भर लिया गया। इसी मध्य प्रदेश में दलितों को शमशान घाट तक नसीब नहीं है और दुर्भाग्य से ये सारी की सारी चीजें लॉ एंड ऑर्डर यानी राज्य सरकार का विषय है और शिवराज सरकार इस मामले में विफल रही। उसकी मानसिकता हमेशा समाज में दलितों के प्रति। मैं इसी पर 2018 में जब SC ST एक्ट में संशोधन हुआ तो उस समय शिवराज सिंह जी का एक लेटर सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ था, जो वो अपने लोगों से कह रहे थे कि भाई आप चिंतित मत होइएगा, पहले जांच होगी उसके बाद ही कोई कार्रवाई होगी। तो जो इस तरीके के आपसी विरोधाभास भारतीय जनता पार्टी के और शिवराज सिंह जी के बीच में हुए थे, SC ST एक्ट के विरोध और शिवराज सिंह जी के बीच में हुए थे, वो कहीं ना कहीं अपनी जो ठाकुर वोट थे उनको साधने की
बात हुई थी। तो मेन बात यह कि भारतीय जनता पार्टी SC/ST कार्ड बनाना चाहते हैं। सऊद भाई बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। पंकज जी की आवाज थोड़ी बढ़ाइए क्योंकि उनकी आवाज बहुत ज्यादा आने पा रही है। 46 साल की आवाज सरकार रही, पूछिए कि क्या एक पिछड़ा एक दलित सोलंकी जी और सोलंकी जी सर पंकज जी की आवाज नहीं आ पा रही है। पंकज जी की आवाज मेरा एक छोटा सबमिशन चीफ मिनिस्टर की आवाज नहीं आ पा रही है। क्यों नहीं मिला कांग्रेस सरकार में? कभी दलित को मौका क्यों नहीं मिला? कभी आदिवासी को मौका क्यों नहीं मिला? अरे सुन तो लीजिए, समाज से सुन लीजिए, भारतीय पिछड़े समाज से आती है। अरे दूसरों की तो सुन लीजिए। तीन मुख्यमंत्री दिए, तीनों पिछड़े समाज से आते हैं कि नहीं आते? ठीक है, बाबूलाल गौर की समाज से आते हैं। ठीक है, लेकिन बाबूलाल गौर के साथ क्या किया गया वो भी सबको पता है सर। सरताज सिंह साहब तो सीधे कांग्रेस चले भी गए और बाबूलाल गौर ने भी टिकट खरीदा है, लेकिन बीजेपी से कहा किया गया उनको किस तरीके से सबको पता है। सऊद भाई जी, सऊद भाई, जो विषय रोली जी ने उठाया वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पुलिस जांच के बाद अरेस्टिंग होगी और मध्य प्रदेश की पुलिस ग्वालियर उच्च न्यायालय में हाईकोर्ट में हलफनामा देती है कि नहीं कोई जांच नहीं होगी, जो कानून उसका पालन होगा। तो जिस राज्य का मुखिया झूठ बोलता हो, जिस राज्य के मुखिया की पुलिस उसके अगेंस्ट एफिडेविट देती हो कि मुख्यमंत्री का बयान झूठा है, हम कानून का पालन करेंगे, उस सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ठीक है, लेकिन कुछ बात नहीं कहा जो ठीक है। मैं फिर आता हूं, पुलिस से आप दोनों के पास आता हूं। ठीक है, माजिद निजामी साहब के पास मैं आना चाहता हूं। माजिद साहब देखिए, बात देखिए यही है कि कम से कम यहां पर मध्य प्रदेश की बात तो आ रही है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि 4 पीढ़ियां वर्सेस 4 साल। तो 4 पीढ़ियों में इतना काम नहीं हुआ जितना 4 सालों में हुआ है। यह बात बार बार कही जा रही है। बात वही है कि क्या मुल्क की आवाम पिछली सरकारों के कामकाज को देख करके वोट करेगी या इस सरकार को? बेच दिया देश को। मैं बता रहा हूं चौकीदार चोर है। इस सरकार में कितने काम हुए हैं। कौन सी बयान है कि देश को बेच दिया चोर है? आपके पास कोई ठोस बातें हो तो बताइए। माजिद साहब से जवाब ले लीजिए। माजिद साहब जब आप बोल रहे थे तो चौकीदार चोर है, बात सुन रहा था, तो आप चौकीदार चोर है बात जी, चौकीदार चोर है, देश को बेच दिया। जी जी पंकज जी, हाँ मैं वही पंकज जी एक मिनट आ रहा हूं। देखिए पिछले 4 सालों में जो सबसे बड़ा काम हुआ वो ये हुआ है कि जनता के जेब पर इतना भारी टैक्स लागू कर दिया गया। यूपीए के दोनों टर्म अगर आप देखें तो दोनों टर्म मिलाकर भी एक इनके 4 साल के बराबर नहीं पहुंच रहा है। 20 लाख करोड़ के आसपास इन्होंने टैक्स के नाम पर अब तक वसूल कर लिया है। बहुत बढ़िया, बहुत सही। ये मोदी गवर्नमेंट साहब की बहुत बड़ी मतलब अचीवमेंट है इनका। आपने कहा ना अभी और वर्ष। अब रही बात उनकी कि उन्होंने 4 पीढ़ी में क्या किया है, भाई ये हिसाब लेकर तो जनता ने आपको लेकर आया था, तो अब तो ये सवाल करना आपसे बनता है। आप उनसे क्यों सवाल उल्टा कर रहे हैं? वो तो अपोजिशन में, वो तो बाहर है इस वक्त रूलिंग सरकार से, सत्ता से, तो ये सवाल तो बेकार है करना। हाँ ये हो सकता है, मतलब ऐसा लग रहा है कि 2014 के लिए तशहीर हो रही है। नहीं ये हो सकता है। प्लीज मुझे बात पूरी करनी है। 4.5 में लगाइए आपसे प्लीज बताइए कि कौन सा टैक्स मोदी जी ने नया ऐसा लगाया है? मैं पूरी बात कर लूं उसके बाद आप कह दीजिए। हाँ नहीं सवाल उनका लेकिन अहम है, आप बताइए अगर बात कह रहे हैं तो ये बता दीजिए कि कौन सा नया टैक्स है। आंकड़ों की बुनियाद पे कह रहा हूँ, ये सबको पता है जो मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो टैक्स वसूल किया है। वक्त जो है सर, मैं सिर्फ ये कह रहा था के बारे में आप क्या बोल रहे हैं? ठीक है सर, चलिए ठीक है माजिद साहब, मैं रोक रहा हूं, बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है। हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि मैं आखिर में 20-30 सेकंड सभी मेहमानों को देते हैं एक एक करके, तो हम एक एक करके सभी मेहमानों से फाइनल जो कमेंट है वो लेना शुरू कर रहे हैं। और रोली जी के पास पे मैं आना चाहूंगा। रोली जी देखिए, तमाम तरह की जो बातें हो रही हैं, इस पूरे माहौल पर क्या कहेंगे आप? फाइनल कमेंट आपका क्या है, क्लोजिंग रिमार्क्स? सब बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब इस देश में सबसे पहले आप फेंको, गूगल पे टाइप कीजिए, आपको नाम आ जाएगा माननीय। नहीं 4 पीढ़ियां वर्सेस 4 साल के बारे में पूछ रहा हूं। आप जो है कोई भी नाम, झूठा नाम टाइप कीजिए, उसके बाद सर वो पप्पू करिएगा तो फिर वो कुछ और आ जाएगा, फेंकू करिएगा कुछ और आ जाएगा। कि क्योंकि वो 4 पीढ़ियों ने कहीं कुछ ऐसा किया होगा जिसको जनता ने उनको ना चुन करके आपको चुना। तो जब आपको चुना तो आपने इस देश के लिए क्या किया वो आपके लिए बड़ी बात है। लौट फिट करके मैं चाय वाला हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं दलित हूँ, मैं पिछड़ा हूँ, ये कह करके अब ये सॉन्ग इस देश में नहीं चलेगा। 4 पीढ़ियां वर्सेस 4 साल, आप क्या कहेंगे? सऊद भाई 4.5
सऊद भाई 4 साल में सीबीआई वर्सेस सीबीआई, आरबीआई की नोट पर डकैती, सुप्रीम कोर्ट के जजेस सड़क पर इंसाफ के लिए, देश में बेरोजगारी, और सबसे बड़ी बात चौकीदार भागीदार भी है, गुनाहगार भी है, साझीदार भी है और चौकीदार चोर है। ये उपलब्धि है सरकार की। आए सामने दम और राफेल का रेट लेकर, और इस सरकार के पास उपलब्धि के नाम पर शून्य है। इसीलिए ये हमेशा बात करते हैं 4 पीढ़ियों ने क्या किया। अरे बताइए, आपने हिंदुस्तान से क्या कहा था कि कांग्रेस पार्टी को आपने 60 साल दिए, हमको 60 साल। सर ठीक है सर, वक्त अब नहीं है। स्वदेश साहब, 4 पीढ़ियां वर्सेस 4 साल, आपके पास कुछ नहीं गिनाने के लिए, इसलिए 4 पीढ़ियों की बात करते हैं। देखिए, एक तरफ मेक इन इंडिया है तो एक तरफ ब्रेक इन इंडिया है। एक तरफ ये हेल्थ इंश्योरेंस दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम लेके प्रधानमंत्री खड़े हैं, तो एक तरफ आतंकियों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़े हैं। अगर हम सबसे ज्यादा नीति की बात हो, निर्णय की बात हो, नेतृत्व की बात हो, नीति की बात हो, नेतृत्व की बात हो और निर्णय की बात हो, तो एक निर्णायक सरकार, पिछले हमने कहा था कि एक ट्रांसपेरेंट सरकार हम देंगे, एक अकाउंटेबल सरकार देंगे, तो आप कोई भी करप्शन का मामला यहाँ पे गिना नहीं सकते। एक सामान्य परिवार का आदमी यहाँ पे आके बन सकता है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 3 साल के लिए, अगर 5 साल के लिए दूसरी को किसी को अध्यक्ष भी कांग्रेस बना सकती है क्या? 19 साल मां रही, अब क्या कहते हैं उनका बेटा है। तो यहाँ पे हमको अगर एक लोकतांत्रिक भारत चाहिए, एक समृद्ध भारत चाहिए, एक समृद्ध भारत चाहिए, तो भाजपा के हाथ में ये देश सुरक्षित। ठीक है, माजिद निजामी साहब, 4 पीढ़ियां वर्सेस 4 साल की जो बात है, मैं तो इतना कहूंगा भाई कि ये जो टैक्स आपने डबल तिबल जो है वसूल करा है 20 लाख करोड़, इसके बदले में हमें आपने महंगाई पर अगर कंट्रोल करके दिया होता तो हम ठीक है, जो गवर्नमेंट कहती है कि टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई, इसकी बात कर रहे हैं, तो आप उसको घटा देते ना, महंगाई दर को घटाना चाहिए था। अच्छा, वो घटी नहीं, ना गैस पे घटी, ना पेट्रोल डीजल पे घटी, और दूसरी वाली वो एसडीटीज वक्त देखकर। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। नदीम साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि देखिए, इन सब के बीच में हिसाब किताब की बात होगी 2019 और अभी असेंबली इलेक्शंस के जब रिजल्ट आएंगे 11 दिसंबर को, क्या देखते हैं किस तरह की जो बिसात बिछी हुई है और फायदा नुकसान? देखिए सर, अवाम बहुत समझदार है, वो अपना अच्छा और बुरा जो है बहुत अच्छे तरीके से जानती है। लेकिन यहाँ पर ये जो आरोप और प्रत्यारोप हो रहे हैं, ये इल्जाम तराशियां हो रही हैं, बंद होनी चाहिए। बल्कि अब जो सत्ताधारी पक्ष है उसे ये बताना चाहिए कि हमने ये किया है और आइंदा मुल्क की फलाह बहबूद के लिए हम ऐसा करेंगे, हमारे पास ये योजना है और इन योजनाओं को आप सोचे समझें, और जितना कुछ हमने किया है उसकी बिना पर हमें इस बार भी मौका दें और आइंदा भी जी। पुरानी बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं, वो तो जो कुछ होना था हो चुका है। अब आपके सामने जो कुछ है आप उसे रखें और आप बेहतर से बेहतर करें, मुल्क की तरक्की के लिए शामिल हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखने वाली बात यही होगी कि 11 दिसंबर जब 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के नतीजे आएंगे, उस वक्त क्या नतीजे निकल करके सामने आते हैं। 2019 को लेकर के तो लगातार जो सियासी जंग है वो जारी रहेगी उसके बाद भी, लेकिन बात यही है कि मौजूदा सरकार को अपनी हुसूलियाबियां भी सामने रखनी चाहिए और पिछली सरकारों के जवाब 2014 में मिले हैं, अब पूरा टोटलिटी में जवाब मांगा जाएगा, वो देख करके अवाम को आगे आना चाहिए। आज का मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।